Hello everyone, welcome and good morning. In this video, we will discuss about a very important topic that is the President's Rule in India. This topic is important for civil services examinations, that is the UPSC CAC and also the state civil service examinations. Apart from that, students who are appearing for different examinations, clear, like for example, who are preparing for the law examinations and students appearing for the CLAT examinations, it is very useful for them as well. So let's begin this wonderful session. Before we start the session, I have an announcement to make here. We are starting a live session, a live course of Indian Constitution and Polity. And in this course, the entire syllabus for UPSC, for the state services, are going to be conducted in this session. It's going to be you can say on a daily basis, clear? For the details, you can check the link in the description. And it's going to be a 45 days course, and this batch is starting from the 1st of July this year, that is 2021. And if you want to know more about this course, you are free to send us a message on the WhatsApp number that is displayed on your screen for any further queries. So let's start the topic for today. See, before we start the President's Rule, let us understand that there are three types of emergencies in our constitution. Emergencies के जो types हमारे constitution में कितने हैं? 3 प्रकार के हैं. Clear? देखिएगा यहाँ पे number 1 national emergency, number 2 state emergency और number 3 financial emergency. ठीक है? अगर मैं इसके बारे में बताऊं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, तो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 352 में मेंशन्ड है, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 356 में मेंशन्ड है और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 360 में मेंशन्ड है. ठीक है, तो दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर दीज 3 टाइप्स ऑफ एमरजेंसीज. इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं स्टेट इमरजेंसी को नॉर्मली प्रेसिडेंट्स रूल के नाम से जाना जाता है. ठीक है, इट इज़ कॉमनली नोन बाय द नेम ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल. ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसे राष्ट्रपति शासन. ठीक है ना, क्लियर. बाकी आप जो देख रहे हैं ये नेशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये 2 टॉपिक्स हम सेपरेट वीडियोस में डिस्कस करेंगे. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवल आर्टिकल 356 के बारे में, यानी स्टेट इमरजेंसी के बारे में, जिसे आम भाषा में बोला जाता है राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट्स रूल. इसके बाद देखिए यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. अंडर आर्टिकल 355 इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेंटर टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन विद इन इट्स टेरिटरी एंड इफ एनी स्टेट फेल्स देन स्टेट इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड. ठीक है, देखिए यहाँ पे जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो बहुत सारे आर्टिकल्स जो हैं आप देखेंगे. जैसे आर्टिकल 355 में क्या लिखा हुआ है, इसका जो कंप्लीट टेक्स्ट है, जो बेयर एक्ट का लैंग्वेज है, मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दिया हूँ. आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्टिकल 355 में एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है. ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट द स्टेट्स अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस. क्लियर, ये ड्यूटी किसकी है? यूनियन की है. किस चीज के लिए? स्टेट्स को बचाने के लिए, स्टेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. किस चीज से? एक्सटर्नल एग्रेशन से या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस से. ठीक है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेंटर टू प्रोटेक्ट द स्टेट्स. ठीक है, देखिएगा इसका टेक्स्ट क्या कह रहा है यहाँ पे. इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन to protect every state against external aggression and internal disturbance and to ensure that the government of every state is carried on in accordance with the provisions of this constitution. ठीक है, आपको ये याद रखना है कि जब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 355 के बारे में, तो यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सेंटर की, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टेट्स को प्रोटेक्ट करें. ठीक है, जैसे अगर कुछ भी एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, मान लीजिए अगर किसी फॉरेन कंट्री के द्वारा अटैक किया गया है,
क्लियर? इसके साथ साथ अगर कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस है तो ये ड्यूटी है सेंटर की कि वो स्टेट्स को बचाएं। एक्सक्यूज मी, ठीक है? तो ये आर्टिकल 355 में रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के पास है। इसके बाद देखिएगा, यहां पे हम बात कर रहे हैं जो तीन तरह है, जो तीन मेथड्स है जिस तरह से स्टेट इमरजेंसी को इम्पोज किया जाता है, राष्ट्रपति शासन को इम्पोज किस तरह से किया जाता है वो हम देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पर आप देख रहे हैं अंडर आर्टिकल 256/257। ठीक है, ये आर्टिकल्स क्या है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सेकेंड वाला जो आप देख रहे हैं ऑन रिपोर्ट ऑफ गवर्नर, गवर्नर के द्वारा अगर रिपोर्ट दिया जाता है राष्ट्रपति को, और तीसरा है ऑन इट्स ओन बाय प्रेसिडेंट, जब प्रेसिडेंट के द्वारा खुद से ही इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। क्लियर? तो सबसे पहले हम आते हैं नंबर 1 पे। नंबर 1 पे लिखा गया है अंडर आर्टिकल 256/257। अब ये 256 257 क्या है समझाने के लिए मैं आपको जो बैरक का लैंग्वेज है यहां पे आप देख सकते हैं। आर्टिकल 256 में यह कहा गया है ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट्स एंड द यूनियन। मैं आपको समझा दूंगा, पहले यहां देख लीजिएगा। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शैल बी सो एक्सरसाइज्ड as to ensure compliance with the laws made by parliament। ठीक है, आपको यह समझना है कि आर्टिकल 256 में क्या लिखा हुआ है। 256 में यह लिखा हुआ है कि स्टेट के द्वारा, स्टेट एग्जीक्यूटिव जो है, ठीक है, तो उनके द्वारा जो भी पावर को एक्सरसाइज किया जाएगा, है ना, वो पार्लियामेंट्री लॉज के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं इस चीज़ को? लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्टेट में चीफ मिनिस्टर हैं या फिर वहाँ का जो एग्जीक्यूटिव है, तो वो जो भी काम करेंगे वो पार्लियामेंट्री लॉज को कंप्लाई करते हुए करेंगे। क्लियर? अगर वो पार्लियामेंट्री लॉज के खिलाफ काम करते हैं तो वहाँ पे एक क्राइटेरिया होता है, ठीक है, वहाँ पे एक ग्राउंड बनता है स्टेट इमरजेंसी को इम्पोज करने के लिए। ठीक है, आपको समझना ये है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट है दे विल हैव टू एक्ट इन अकॉर्डेंस, इन कंप्लायंस विद द लॉज ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, सिमिलरली आर्टिकल 257 भी देख लीजिए। आर्टिकल 257 में क्या लिखा गया है? कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर स्टेट्स इन सर्टेन केसेस। इसमें बहुत सारे क्लॉजेज हैं, मैं सिर्फ क्लॉज 1 यहां पे आपको बताऊंगा। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शैल बी सो एक्सरसाइज्ड एज नॉट टू impede or prejudice the exercise of the executive power of the union। देखिए आर्टिकल 256 और 257 बहुत सिमिलर है। 256 में क्या बोला गया है कि जो भी स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव पावर है जब उसे यूज किया जाए तो वो किसी पार्लियामेंट्री कानून के खिलाफ नहीं हो सकता है। आर्टिकल 257 में क्या कहा गया है कि जो भी एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट के द्वारा यूज किया जा रहा है वो किसी भी एग्जीक्यूटिव पावर जो यूनियन का है, यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर के खिलाफ नहीं हो सकता है। ठीक है, वो उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता है। ठीक है, सिंपल शब्दों में कहने का मतलब ये है कि स्टेट के द्वारा जो भी काम किया जाएगा वो सेंटर के जो लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा, सेंटर का जो एग्जीक्यूटिव है उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा, मतलब केंद्र के खिलाफ नहीं होगा, सेंटर के खिलाफ नहीं होगा। ठीक है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। तो ये आर्टिकल 256 और 257 में ये कहा गया है ना। और उसके बाद आर्टिकल नंबर 365 में क्या कहा गया है? इफेक्ट ऑफ फेलियर टू कंप्लाई विथ और टू गिव इफेक्ट टू डायरेक्शंस गिवन बाय द यूनियन। इसका टेक्स्ट देखिएगा, वेयर एनी स्टेट हैज फेल्ड टू कंप्लाई विथ or to give effect to any directions given in the exercise of the executive power of the union under any directions given in the exercise of the executive power of the union under any of the provisions of the constitution, it shall be lawful for the president, काफी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा, it shall be lawful for the president to hold that a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried out, or we can say cannot be carried on in accordance with the provisions of this constitution। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए किसी भी स्टेट के द्वारा आर्टिकल 256 या फिर 257 को फॉलो नहीं किया जा रहा है
तो उसके बाद आर्टिकल 365 जो है वो अप्लाई हो जाएगा। और आर्टिकल 365 क्या कहता है? आर्टिकल 365 ये कहता है कि अगर किसी भी स्टेट के द्वारा जो प्रोविजंस हैं अगर वो कंप्लाई नहीं किया जा रहा है तो ऐसा मान लिया जाएगा, ऐसा डीम कर लिया जाएगा, ठीक है, कि स्टेट में एक सिचुएशन पैदा हो गया है, एक माहौल पैदा हो गया है जहां पे जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से नहीं हो रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से बाहर का रास्ता अपनाया गया है, ठीक है ना। ऐसा मान लिया जाएगा। देखिएगा लास्ट सेंटेंस यहां पे, इट शैल बी लॉफुल फॉर द प्रेसिडेंट टू होल्ड दैट अ सिचुएशन हैज अरिजन in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provisions of this constitution। ठीक है, ऐसा मान लिया जाएगा कि स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं उनका जो रनिंग का जो तरीका है, जिस तरह से वो काम करते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं। क्लियर? कमिंग बैक टू दिस स्लाइड, ठीक है, तो हमने देखा आर्टिकल 256, 257 में क्या है। उसके बाद अगर ये कॉम्प्लाई नहीं होता है तो आर्टिकल 365 अट्रैक्ट होगा, और 365 जहां पे अट्रैक्ट हुआ इसका मतलब ये है कि वहां पे राष्ट्रपति शासन का ग्राउंड बन गया है, ठीक है, वहां पे प्रेसिडेंट्स रूल का ग्राउंड बन गया है। क्लियर? सो आर्टिकल 356 इज द, यू कैन से, टॉक्स अबाउट द स्टेट इमरजेंसी। ठीक है ना, तो ये जो है ये फर्स्ट तरीका है। सेकेंड है ऑन रिपोर्ट ऑफ गवर्नर। ठीक है, देखिए प्लीज याद रखिएगा, हर राज्य में जो स्टेट गवर्नर्स होते हैं, ठीक है, जो राज्यपाल होते हैं, जो गवर्नर होते हैं, अब जो गवर्नर है ना, गवर्नर इज द एजेंट ऑफ द सेंटर, गवर्नर इज द एजेंट ऑफ द सेंटर। ठीक है, सेंटर का जो एजेंट है वो गवर्नर है राज्यों में। क्लियर? ही इज एक्टिंग एज द एजेंट ऑफ द सेंटर। और अगर एजेंट के द्वारा, यानी यहां पे गवर्नर के द्वारा अगर इस तरह से कोई भी रिपोर्ट सौंपा जाएगा केंद्र को कि इस राज्य में जो सिचुएशन है अभी वो ठीक नहीं है, यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर है, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं राष्ट्रपति महोदय को कि इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। अगर इस तरह का कोई रिपोर्ट गवर्नर के द्वारा सबमिट की जाती है प्रेसिडेंट को, सो उस केस में राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट्स रूल उस स्टेट में प्रोक्लेम हो सकता है। ठीक है, और ऐसा कब होता है? जब भी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर का मतलब व्हेन द थिंग्स आर नॉट, यू कैन से, रनिंग एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल, आपको मैं सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए किसी स्टेट में अगर चुनाव के बाद, इलेक्शंस के बाद किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं है, मेजॉरिटी नहीं है। क्लियर? जो वहाँ पे जो विपक्ष हैं, तो विपक्ष के पास भी ऐसा कुछ नहीं है कि वो अपना मेजॉरिटी प्रूव कर सकें। तो इस केस में गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा ऐसा राष्ट्रपति को कहा जाएगा, एक रिपोर्ट भेजा जाएगा जहाँ पे बताया जाएगा कि हमारे राज्य में, जो भी राज्य हैं, यहाँ पे किसी पार्टी के पास बहुमत नहीं है, नो पार्टी हैज़ गॉट द मेजॉरिटी, तो इस स्टेट में राष्ट्रपति शासन लागू की जाए। ठीक है, तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो इस कंडीशन में भी प्रेसिडेंट्स रूल जो है प्रोक्लेम हो सकता है। और थर्ड तरीका है ऑन इट्स ओन बाय प्रेसिडेंट। ठीक है ना, प्रेसिडेंट के द्वारा खुद से ही लागू हो जाएगा डायरेक्टली, है ना, और जो भी तर्क है वो सबके सामने हो जाएगा कि एग्जैक्टली किस कंडीशंस के ऊपर राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। ठीक है, बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये वाला, और थर्ड पॉइंट यू कैन से इट इज सिमिलर। क्लियर? बस फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस यहाँ पे मैं बाइफरकेट कर दिया हूँ। ठीक है ना, तो इस तरह से आर्टिकल 356 जो है वो प्रोक्लेम हो सकता है किसी स्टेट में। आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज याद रखिएगा, राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट्स रूल ये प्रोक्लेम कौन करता है, डिक्लेयर कौन करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है ना, इट इज द प्रेसिडेंट हु डिक्लेयर्स दिस काइंड ऑफ इमरजेंसी। उसके बाद प्रोक्लेमेशन के बाद, जब राष्ट्रपति के द्वारा प्रोक्लेम कर दिया जाता है, उसके बाद संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा उसे एक अप्रूवल चाहिए होता है। ठीक है, द पार्लियामेंट नीड्स टू अप्रूव इट बाय सिंपल मेजॉरिटी विद इन 2 मंथ्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर प्रेसिडेंट के द्वारा स्टेट इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दिया गया, ठीक है, लेकिन इस स्टेट इमरजेंसी को ऑपरेशन में रखने के लिए
ठीक है, टू कीप इट यू कैन से इफेक्टिव, it has to be passed by the parliament, or we can say it has to be approved by the parliament within 2 months from the date of the proclamation of such emergency. 2 महीने के अंदर उस इमरजेंसी को अप्रूव कराना होता है पार्लियामेंट से, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट यहां पे कह रहा है पार्लियामेंट नीड्स टू अप्रूव इट बाय सिंपल मेजॉरिटी, और ये मेजॉरिटी क्या है मैं आपको बता देता हूं, डोंट वरी, ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी से अप्रूव करना होगा विद इन 2 मंथ्स, ठीक है। 2 महीने के भीतर भीतर पार्लियामेंट को इस इमरजेंसी को अप्रूव करना होगा सिंपल मेजॉरिटी से, यानी साधारण बहुमत से। अब ये सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है प्लीज समझिएगा। सिंपल मेजॉरिटी का फॉर्मूला है मोर देन 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है ना, प्रेजेंट एंड वोटिंग, क्लियर। सिंपल मेजॉरिटी का डेफिनेशन क्या है, मोर देन 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, एक इलस्ट्रेशन दे रहा हूं। आई होप इस इलस्ट्रेशन के बाद आप अच्छे से समझ जाएंगे एग्जैक्टली सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है। जैसे मान लीजिए हाउस का जो टोटल मेंबरशिप है ना, हाउस का टोटल मेंबरशिप 100 है, क्लियर। लेकिन जैसे हम सभी को पता है कि हमेशा सभी मेंबर्स हाउस में प्रेजेंट नहीं होते हैं, कुछ मेंबर्स जो है हमेशा कुछ किसी न किसी वजह से वो एब्सेंट होते हैं। देयर आर ऑलवेज अ फ्यू मेंबर्स हु आर एब्सेंट फॉर सम और द अदर रीजन, क्लियर। सो लेट्स अज्यूम देयर आर फ्यू मेंबर्स हु आर एब्सेंट, क्लियर। तो इस केस में हम एग्जाम्पल के हिसाब से मान लेते हैं कि 30 मेंबर्स जो हैं वो एब्सेंट हैं, क्लियर। सो हाउ मेनी मेंबर्स आर प्रेजेंट, total out of 100 30 are absent, it means 70 members are present in the house. So this is the number of members who are present on that day, clear। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए जब भी वोटिंग की जाती है हाउस में, whenever there is a time to cast your vote in the house, ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी सदस्यों के द्वारा वोट की जाती है, ठीक है ना। इट इज नॉट कंपल्सरी दैट ऑल द मेंबर्स कास्ट देयर वोट्स। कुछ मेंबर्स जो है वो एब्सटेन करते हैं, वो वोट नहीं देते हैं, क्लियर। तो हम कहते हैं उनको एब्सटेनिंग मेंबर्स, ठीक है, पीपल हु आर नॉट वोटिंग, लेकिन वो प्रेजेंट तो हैं उस हाउस में लेकिन वो वोट नहीं कर रहे हैं, क्लियर। लेट्स से फॉर एग्जांपल इस तरह से 10 मेंबर्स ऐसे हैं जो वोटिंग नहीं कर रहे हैं, वो एब्सटेन कर रहे हैं वोटिंग करने से, क्लियर। तो आप मुझे बताइए, अब ये प्रेजेंट 70 है, 70 मेंबर्स में से 10 मेंबर्स एब्सटेन कर रहे हैं, तो इतने ऐसे कितने मेंबर्स हैं जो हाउस में प्रेजेंट भी हैं प्लस वोटिंग में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इट मींस 70 - 10, इजंट इट। इसका मतलब क्या हो जाएगा 60, ठीक है। तो 60 मेंबर्स जो हैं इनको बोला जाता है प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। इट इज नोन एज प्रेजेंट एंड वोटिंग। और जब हम सिंपल मेजॉरिटी निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला देखिए, ऊपर मैंने क्या बताया आपको, मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। तो आपको पता है कि प्रेजेंट एंड वोटिंग कैसे निकाला जाता है, यहां पे आप देख पा रहे हैं किस तरह से निकाला गया प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% से अधिक, ठीक है, मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो इस इलस्ट्रेशन के हिसाब से आपका प्रेजेंट एंड वोटिंग कितना है 60 है, क्लियर। 60 का 50% कितना होगा 30, क्लियर। और मोर देन 50% कितना हो जाएगा 30 + 1, इट मीन्स 31, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से, इस इलस्ट्रेशन के हिसाब से आपका सिंपल मेजॉरिटी 31 है, ठीक है। तो दिस इज सिंपल मेजॉरिटी। तो पार्लियामेंट को अप्रूव करना होगा सिंपल मेजॉरिटी से विद इन 2 मंथ्स। इसके बाद देखिएगा सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट अंडरस्टूड, सेकेंड पॉइंट देखिएगा, वंस अप्रूव्ड इट कंटिन्यूज फॉर 6 months एट अ टाइम विथ अ प्रोविजन फॉर रीअप्रूवल। यानी संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा अगर एक बार अप्रूव हो जाता है उसके बाद वो 6 महीने के लिए वैलिड रहता है। क्या वैलिड रहेगा, स्टेट इमरजेंसी, ठीक है। और फिर 6 महीने के बाद एक प्रोविजन है वहां पे कि उसे फिर से रीअप्रूव किया जा सकता है, ठीक है ना। यानी अगर एक बार अप्रूव होगा तो ऐसा नहीं है कि वो इनफाइनाइट समय के लिए वो वैलिड रहेगा, वो वैलिड कब तक रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए। लेकिन ऐसा प्रावधान होता है वहां पे, ऐसा प्रोविजन होता है कि उसे वापस से रीअप्रूव किया जा सके, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 3 years, यानी मैक्सिमम समय जो दिया गया है वो कितना है 3 साल।
किसी भी कंडीशन में 3 साल से अधिक स्टेट इमरजेंसी नहीं हो सकता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द स्टेट इमरजेंसी, आपका आंसर क्या होगा? मैक्सिमम ड्यूरेशन इज 3 years, इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 3 years। ठीक है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, एक अमेंडमेंट है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। द गवर्नमेंट बाय द 44th अमेंडमेंट 1978 amended the provision which states that state emergency will go beyond 1 year only when either of the following two conditions are satisfied। यानी 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये बदलाव किया गया, ये चेंजेस किया गया कि अगर स्टेट इमरजेंसी को 1 साल के बियॉन्ड एक्सटेंड करना है, if the state emergency needs to be extended beyond a period of 1 year, तो उस केस में 2 कंडीशंस हैं, उन 2 कंडीशंस में से किसी भी एक कंडीशन को फुलफिल करना होगा। अगर वो कंडीशन फुलफिल हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, तो ही जाकर 1 साल के बियॉन्ड, 1 ईयर के बियॉन्ड स्टेट इमरजेंसी एक्सटेंड होगा। ठीक है, और ये 2 कंडीशंस क्या है देखिएगा। नंबर 1, इफ नेशनल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड इन द एरिया, अगर उस एरिया में, उस स्टेट में अगर नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम किया हुआ है तो ग्राउंड बनता है कि 1 साल के बियॉन्ड एक्सटेंड हो सकता है स्टेट इमरजेंसी। ठीक है, और सेकेंड कंडीशन है, ठीक है, ऐसा नहीं कि दोनों कंडीशन जरूरी है, कोई भी एक कंडीशन अगर हो तो ऐसा चलेगा। सेकेंड कंडीशन है अगर इलेक्शन कमीशन जो है उनके द्वारा ये कहा जाए कि अभी चुनाव का माहौल नहीं है और हम यहाँ पे चुनाव नहीं करवा सकते हैं। If the election commission shows their inability to conduct the elections because of the prevailing situation, clear? तो अगर इनमें से कोई भी एक रीजन है, कोई भी एक ग्राउंड है, तो उस केस में स्टेट इमरजेंसी 1 साल के बियॉन्ड एक्सटेंड हो सकता है। अदरवाइज नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में कितना होगा? मैक्सिमम 1 ईयर। प्लीज याद रखिएगा, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में मैक्सिमम 1 ईयर है, लेकिन अगर इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल हो जाता है, ओनली देन इट कैन बी एक्सटेंडेड टू मैक्सिमम 3 years। ठीक है, तो प्लीज याद रखिएगा इन चीजों को, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि किस तरह से स्टेट इमरजेंसी को यानी राष्ट्रपति शासन को, प्रेसिडेंट्स रूल को खत्म किया जाता है, हाउ इट इज रिवोक्ड। क्लियर, हाउ इट कम्स टू एन एंड। तो यहां पे कुछ तरीका बताया हुआ है, लेट्स टेक अ लुक एट दिस। फर्स्ट इज if the parliament does not approve it within 2 months from its proclamation। Clear? Like for example, coming back to the last slide, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में, in this point, look at over here, parliament needs to approve it by simple majority within 2 months। ठीक है, लेकिन अगर 2 महीने के भीतर संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा अगर स्टेट इमरजेंसी को अप्रूव नहीं किया जाता है तो ऑटोमेटिकली जैसे ही 2 महीना खत्म होगा स्टेट इमरजेंसी लैप्स हो जाएगा, उसके बियॉन्ड वो कंटिन्यू नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट कंडीशन है, इफ द पार्लियामेंट डज नॉट अप्रूव इट विद इन 2 months फ्रॉम इट्स प्रोक्लेमेशन। क्लियर। सेकेंड कंडीशन है, इफ द पार्लियामेंट डज नॉट री अप्रूव इट आफ्टर द फर्स्ट अप्रूवल। ठीक है, क्योंकि क्या बताया गया है कि अगर एक बार अप्रूव हो जाता है, जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट के द्वारा, लेट्स से पी मतलब पार्लियामेंट के द्वारा इस दिन अप्रूव किया गया, इसका मतलब क्या है कि 6 months तक ये वैलिड रहेगा। ठीक है ना, इट विल बी वैलिड फॉर 6 months। अब ये जो ड्यूरेशन है ये कितना है? ये है 6 months, 6 महीने का ड्यूरेशन है। क्लियर, क्योंकि एक बार जब अप्रूव होता है पार्लियामेंट के द्वारा 6 months वो इफेक्टिव रहता है। ठीक है, लेकिन 6 महीने के बाद पार्लियामेंट के द्वारा उसे री अप्रूव अगर नहीं किया जाता है तो फिर क्या होगा? 6 महीने खत्म होते ही वो इमरजेंसी खत्म हो जाएगी वहां पे। ठीक है, इफ द पार्लियामेंट डज नॉट री अप्रूव इट, मतलब अगर यहां पे री अप्रूव हो जाता है तो फिर वापस से वो 6 महीने के लिए वो कंटिन्यू होगा, लेकिन अगर री अप्रूव नहीं होता है तो 6 महीने खत्म होते ही इमरजेंसी विल सीज टू एक्सिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, बाय अ सब्सिक्वेंट proclamation of revocation by the president at any time, such a proclamation of revocation does not require the parliamentary approval। इस पॉइंट का मतलब यह है कि राष्ट्रपति के द्वारा कभी भी प्रोक्लेमेशन ऑफ रिवोकेशन जारी की जा सकती है। कहने का मतलब, प्रोक्लेमेशन ऑफ रिवोकेशन का मतलब यह है
कि अगर प्रेसिडेंट के द्वारा प्रोक्लेमेशन ऑफ रिवोकेशन जारी की जाएगी, इट मीन्स दैट इमरजेंसी विल हैव टू कम टू एन एंड। ठीक है, इमरजेंसी विल सीज टू ऑपरेट। और ये जो प्रोक्लेमेशन ऑफ रिवोकेशन है, ये राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा कभी भी प्रोक्लेम किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इस केस में जब प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन ऑफ रिवोकेशन करेंगे तो इस केस में पार्लियामेंट्री अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सच अ प्रोक्लेमेशन ऑफ रिवोकेशन डज नॉट रिक्वायर एनी पार्लियामेंट्री अप्रूवल। लेकिन हमने देखा था प्रीवियसली, जब इसे डिक्लेयर किया जाता है, जब इसे प्रोक्लेम किया जाता है, तो उस समय हमें पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए होता है। ठीक है, व्हेन इट इज प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट, दैट टाइम इट नीड्स अप्रूवल फ्रॉम द पार्लियामेंट। यानी जब स्टेट इमरजेंसी घोषित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, उस वक्त संसद को अप्रूव करना होता है। लेकिन जब राष्ट्रपति के द्वारा प्रोक्लेमेशन को वापस ली जाती है तो उस समय पार्लियामेंट्री अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री अप्रूवल फ्रॉम द पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये तरीके हैं किस तरह से प्रेसिडेंट्स रूल को, स्टेट इमरजेंसी को खत्म किया जाता है। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, प्लीज़ मार्क इट एज इंपॉर्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक हमारा है कि जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो उसका क्या क्या इंपैक्ट होता है, क्या क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ आर्टिकल 356। अब देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट, द स्टेट गवर्नमेंट इज डिसमिस्ड, यानी वहां पे जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो राज्य सरकार है, वो डिसमिस हो जाती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा जो है वो या तो डिसॉल्व किया जाता है या फिर उसे सस्पेंड किया जाता है। द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज ईदर डिसॉल्व्ड और रिमेन्स इन सस्पेंडेड एनिमेशन। ठीक है, ये क्या है, ये इफेक्ट ऑफ आर्टिकल 356 है, प्लीज याद रखिएगा। राज्य सरकार को डिसमिस किया जाता है, जो विधानसभा है या तो उसे डिसॉल्व कर दिया जाता है या फिर उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे पॉइंट नंबर 3, प्लीज याद रखिएगा, जब भी स्टेट इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया जाता है तो उस वक्त जो लेजिस्लेटिव पावर है राज्य के पास, जो लेजिस्लेटिव पावर है स्टेट के पास, वो आ जाता है पार्लियामेंट के पास। ठीक है, कहने का मतलब लेजिस्लेटिव पावर का मतलब क्या होता है, द पावर टू मेक लॉज, है ना। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब क्या होगा, द पावर टू मेक लॉज। ठीक है, कानून बनाने का जो शक्ति है, जो पावर है, उसे हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव पावर। क्लियर। तो राज्य के पास जो भी कानून बनाने की शक्ति होती है, उनके पास जो भी लेजिस्लेटिव पावर्स होता है, वो संसद के पास यानी पार्लियामेंट के पास चला जाता है। ठीक है, अगर इसको और बेटर समझे हम, तो अगर आप जब पढ़ेंगे कभी फ्यूचर में किसी और सेशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्केड्यूल है, स्केड्यूल 7। क्लियर। और इस स्केड्यूल के हिसाब से 3 लिस्ट्स हैं। देयर आर 3 लिस्ट्स एज पर स्केड्यूल 7। एंड व्हाट आर दीज लिस्ट्स? जो पहला है वो है यूनियन लिस्ट, मैं इसे यूएल लिख रहा हूं, यूनियन लिस्ट। सेकेंड है स्टेट लिस्ट एंड थर्ड है कॉन्करेंट लिस्ट, है ना। दीज आर द 3 लिस्ट ऑफ लेजिस्लेशन। और इस टॉपिक को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे किसी सेपरेट सेशन में। यहाँ पे मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बताता हूँ। तो बेसिकली स्केड्यूल 7 में क्या है, द 3 लिस्ट ऑफ लेजिस्लेशन। ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं यूनियन लिस्ट के अंदर, है ना, जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे यूनियन लिस्ट के अंदर, उसके ऊपर कानून बनाने का जो हक है, जो अधिकार है, वो किसके पास होगा, केंद्र के पास यानी पार्लियामेंट के पास। ठीक है, ऑल द सब्जेक्ट्स विच आर मेंशन्ड अंडर द यूनियन लिस्ट, only the parliament has the right to make laws on those subjects. Similarly, all the subjects mentioned under the state list, the states have the right to make the laws on these subjects. And coming to the third list, that is the concurrent list, whatever subjects are under the concurrent list, both the center and the state, meaning the parliament and the state legislatures, they both have got the right to make laws on those subjects which are mentioned under the concurrent list. ठीक है, तो देखिए दिस इज द नॉर्मल सिचुएशन। ये नॉर्मल सिचुएशन के बारे में आपको बता रहा हूं। स्टेट इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं स्टेट लिस्ट के अंदर, है ना, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं स्टेट लिस्ट के अंदर, यहां पे स्टेट का जो लेजिस्लेटिव राइट है,
जो कानून बनाने का जो अधिकार है राज्यों के पास वो खत्म हो जाता है और ये राइट किसके पास चला जाता है? पार्लियामेंट के पास। कहने का मतलब स्टेट इमरजेंसी के टाइम पे स्टेट लिस्ट चेंजेस टू यूनियन लिस्ट, ठीक है। स्टेट लिस्ट बदलकर क्या हो जाता है? यूनियन लिस्ट, ठीक है। और यूनियन लिस्ट में आ जाएगा, इसका मतलब ये है कि उस समय पार्लियामेंट के पास पावर्स हैं उन टॉपिक्स के ऊपर लॉ बनाना, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिएगा। द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट कम्स इन द हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट shall come in the hands of president who can exercise it directly or through any subordinate। पॉइंट 4 का मतलब ये है कि जब भी प्रेसिडेंट्स रूल प्रोक्लेम किया जाता है किसी स्टेट में तो वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डायरेक्टली राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डायरेक्टली राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि वहां पे तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिसमिस हो चुकी है ना। फर्स्ट पॉइंट में देखा आपने, स्टेट गवर्नमेंट इज डिसमिस्ड, क्लियर। तो वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डे टू डे फंक्शनिंग है ऑफ द स्टेट, कौन देखेगा? वो राष्ट्रपति के द्वारा देखा जाएगा। और किसके थ्रू? या तो किसी बोल सकते हैं गवर्नर के थ्रू या फिर डायरेक्टली, ठीक है ना। इट कैन बी एक्सरसाइज्ड ईदर डायरेक्टली और थ्रू एनी सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट का मतलब फॉर एग्जांपल गवर्नर, ठीक है। तो ये है इफेक्ट्स ऑफ आर्टिकल 356। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स के लिए, आपको इस हर पॉइंट को याद रखना है क्या है, और सभी का जो इंटरप्रिटेशन है वो भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ आर्टिकल 356, ठीक है। अगर मैं आपको डिस्कस करूं, आपको बेसिकली मैं बताऊं तो जो भी 3 इमरजेंसीज हैं, है ना, जो भी 3 इमरजेंसीज हैं, 352 में नेशनल इमरजेंसी है, 356 में स्टेट इमरजेंसी है और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ठीक है। तो अगर हम बात करें नेशनल इमरजेंसी के बारे में तो ये अभी तक भारत में 3 बार लागू हो चुका है। वी हैव हैड 3 इंस्टेंसेस ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन अ कंट्री, ठीक है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे डिटेल्स में व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन डिटेल। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है ये अभी तक देश में एक भी बार इम्पोज नहीं किया गया है, ठीक है। देयर इज नो सच इंस्टेंस ऑफ आर्टिकल 360 बीइंग इम्पोज्ड इन इंडिया, ठीक है। नो सच इंस्टेंस मतलब अभी देश में एक भी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित नहीं किया गया है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी 3 बार घोषित किया गया है, लेकिन ये जो 356 है सबसे ज़्यादा यूज़ 356 को किया गया है देश में। ये देखा जाए तो 120 से भी अधिक, मोर देन 120 टाइम्स इसे इम्पोज किया गया है अलग अलग राज्यों में। देखिएगा, आर्टिकल 356 हैज़ बीन यूज्ड इन इंडिया फॉर मोर देन 120 टाइम्स सो फार। क्लियर? 120 टाइम्स इज नॉट अ स्मॉल नंबर, ये बहुत ज़्यादा नंबर है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं आर्टिकल 356 का मिसयूज हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 356 हैज़ बीन misused by the governments. It has been witnessed that this article has been misused on many occasions. बहुत बार इस आर्टिकल को, इस प्रावधान को मिसयूज किया गया है सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। इस चीज के ऊपर रोक लगाने के लिए एक काफी फेमस केस है, उस केस का नाम है एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। काफी इंपॉर्टेंट केस है, आपको याद रखना है। इन द लैंडमार्क केस ऑफ एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1994 का केस है ये। द सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन सर्टेन गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट विच इज फेमसली नोन एज एसआर बोमाई गाइडलाइंस। अब एग्जाम्स में पूछा जाता है कि बताइए एसआर बोमाई गाइडलाइंस क्या है, या फिर व्हाट आर द पॉइंट्स मेंशन्ड इन द एसआर बोमाई गाइडलाइंस। तो ये गाइडलाइंस मैं आपको बताऊंगा इस सेशन में, आपको याद रखना है, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो लेट्स सी द डिटेल्स ऑफ दिस केस। इस केस का कुछ डिटेल्स देख लेते हैं एसआर बोमाई केस का। देखिए इस केस में क्या हुआ था। एसआर बोमाई जो थे, एसआर बोमाई वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द जनता दल गवर्नमेंट इन कर्नाटक। क्लियर? एसआर बोमाई कौन थे? मुख्यमंत्री थे जनता दल सरकार में, कहां पे? कर्नाटक में। And the dates are between August 13th 1988 and April 21st 1989। तो इस समय वो चीफ मिनिस्टर थे कर्नाटक में।
फ्रॉम द जनता दल पार्टी। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, हिज गवर्नमेंट वॉज डिसमिस्ड ऑन 21 अप्रैल 1989। ठीक है, उनकी सरकार को डिसमिस कर दी गई अंडर आर्टिकल 356, यानी किस ग्राउंड पे, यहां पे प्रेसिडेंट्स रूल को इम्पोज कर दिया गया। ठीक है, एंड प्रेसिडेंट्स रूल वॉज इम्पोज्ड। उस गवर्नमेंट को, उनकी सरकार को डिसमिस कर दी गई और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया यहां पे। अब डिसमिसल का ग्राउंड देखिए यहां पे क्या था। द डिसमिसल वॉज ऑन द ग्राउंड्स दैट द बोमाई गवर्नमेंट had lost majority following large scale defections engineered by several party leaders of the day। देखिए, इसका मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि उस समय जो बोमाई गवर्नमेंट थी, उनका जो मेजॉरिटी था वो मेजॉरिटी उन्होंने खो दिया। ठीक है, जो जिस ग्राउंड पे इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया गया था वो ग्राउंड यहाँ बताया जा रहा है, प्लीज समझिएगा। द डिसमिसल ऑफ द गवर्नमेंट वॉज ऑन द ग्राउंड्स दैट द बोमाई गवर्नमेंट हैड लॉस्ट मेजॉरिटी, क्योंकि सरकार में बने रहने के लिए आपको मेजॉरिटी हमेशा एंजॉय करना होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो बात की जा रही है वो है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ठीक है, और इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको सेपरेट सेशन में। इट सिंपली मीन्स, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है समझ लीजिएगा। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मीन्स मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ठीक है ना, इट मीन्स मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। तो अगर किसी भी पार्टी को अगर गवर्नमेंट में बने रहना है, इफ दे वांट टू बी इन द गवर्नमेंट, इफ दे वांट टू कंटिन्यू बीइंग इन द गवर्नमेंट, देन दे विल हैव टू हैव द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थ्रू आउट देयर टेन्योर। अगर किसी भी पॉइंट पे अगर मेजॉरिटी लूज कर देते हैं वो लोग, देन दे विल हैव नो राइट टू बी इन द गवर्नमेंट। ठीक है, दिस इज द, यू कैन से, प्रिंसिपल दैट वी आर फॉलोइंग, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। लेकिन यहां पे देखिए क्या किया गया था। द डिसमिसल वॉज ऑन द ग्राउंड्स दैट द बोमाई गवर्नमेंट हैड लॉस्ट मेजॉरिटी फॉलोइंग लार्ज स्केल डिफेक्शंस। कहने का मतलब उनके पास जो भी सदस्य थे, जो भी उनके विधायक थे, जो भी उनके एमएलएस थे, है ना, वो उस पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी में शामिल हो गए थे। तो डेफिनेटली जो वहाँ का जो स्ट्रेंथ है, जो मेजॉरिटी है, वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ग्राउंड ये था कि आपके पार्टी से बहुत सारे सदस्य जो हैं वो अपोजिशन पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो आपके पास बहुमत नहीं है, आपके पास मेजॉरिटी नहीं है, तो आप गवर्नमेंट में कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस आधार पे गवर्नमेंट को डिसमिस किया गया और राष्ट्रपति शासन वहां पे लागू कर दिया गया। ठीक है ना, सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय वहां के जो राज्यपाल थे, जो गवर्नर थे, ठीक है, गवर्नर पी वेंकटया सुब्बैया, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा चेक कर लीजिएगा, साउथ इंडियन नेम है। ठीक है, उनके द्वारा बोमाई जी को एक अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई ताकि वो अपना मेजॉरिटी फ्लोर पे प्रूव कर पाए। देन गवर्नर पी वेंकटया सुब्बैया रिफ्यूज टू गिव बोमाई an opportunity to test his majority in the assembly, despite the latter presenting him with a copy of the resolution passed by the Janata Dal Legislature Party। कहने का मतलब बोमाई जी के द्वारा राज्यपाल को यह कहा गया कि हम बहुमत साबित कर सकते हैं, we can prove the majority, just give us an opportunity to prove so, but the then governor did not allow such a test to be conducted। कहने का मतलब राज्यपाल के द्वारा वो अवसर नहीं दिया गया बोमाई जी को ताकि वो अपना बहुमत को साबित कर पाए। He was not given an opportunity to prove his majority in the assembly। ठीक है ना, तो इस केस में बोमाई जो है, एसआर बोमाई, ही मूव्ड द हाई कोर्ट। ठीक है, ही मूव्ड द कर्नाटका हाई कोर्ट अगेंस्ट द गवर्नर्स डिसीजन टू रेकमेंड प्रेसिडेंट्स रूल। देखिएगा इस पॉइंट को, बोमाई वेंट टू कोर्ट अगेंस्ट द गवर्नर्स डिसीजन to recommend president's rule। Clear? First he moved the Karnataka High Court which dismissed his writ petition, then he moved the Supreme Court। First of all कहाँ गए वो, कर्नाटका हाई कोर्ट गए, and then he moved to the Supreme Court because the Karnataka High Court dismissed his petition। ठीक है, जो भी याचिका उनके द्वारा दी गई थी उस याचिका को डिसमिस कर दिया गया कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा। तो उसके बाद उनके पास क्या ऑप्शन बचा, क्या विकल्प था उनके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास जाना। तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया है ना, जो आज भी हम इस जजमेंट को फॉलो करते हैं,
आज भी इस जजमेंट का जो पालन है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ पॉइंट्स बताई गई जो केंद्र सरकार को फॉलो करना होगा स्टेट इमरजेंसी प्रोक्लेम करने से पहले, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं एसआर बोमाई गाइडलाइंस। आइए देखिएगा यहां पे, ऑन मार्च 11, 1994 अ 9 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, ठीक है, तो 9 जजेस का बेंच बनाया गया था, ठीक है। यहां पे शब्द यूज किया गया कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। अब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई भी बेंच जब बनाया जाता है जिसमें 5 या 5 से अधिक जजेस होते हैं तो उसे बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सिर्फ इंपॉर्टेंट केसेस के लिए फॉर्म की जाती है, जहां पे मान लीजिए कि अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट इंटरप्रेट करना है, कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ क्वेश्चन ऑफ लॉ को आंसर करना है, तो इन केसेस में, इन सिचुएशंस में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है ये फॉर्म की जाती है, जहां पे मिनिमम 5 मेंबर्स होते हैं। तो यहां पे आप देख रहे हैं 9 जजेस का बेंच जो है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, ये फॉर्म किया गया था। और इस बेंच के द्वारा एक हिस्टोरिक ऑर्डर पास किया गया, विच इन अ वे पुट एन एंड टू द आर्बिट्ररी डिसमिसल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स अंडर आर्टिकल 356 बाय स्पेलिंग आउट फ्यू रेस्ट्रिक्शंस। यानी सुप्रीम कोर्ट पुट एन एंड टू द आर्बिट्ररी डिसमिसल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स बाय द सेंटर, and Supreme Court laid down certain safeguards for the state. Clear? And what are these safeguards for the state? Let's have a look at the SR Boumai guidelines. Now coming to this guidelines, again very important topic, ठीक है। ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी स्टेट सर्विसेज के लिए, क्लियर, या फिर अगर आप लॉ के एग्जाम्स देने वाले हैं, क्लैट के एग्जाम्स देने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए एसआर बोमाई गाइडलाइंस में क्या क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था। फर्स्ट पॉइंट, द प्रोक्लेमेशन ऑफ स्टेट इमरजेंसी इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। कहने का मतलब अगर केंद्र के द्वारा स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिसीजन को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। द इम्पोजिशन ऑफ स्टेट इमरजेंसी इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। कहने का मतलब जुडिशरी के द्वारा ये देखा जा सकता है कि केंद्र के द्वारा जो प्रोक्लेमेशन किया गया है, जो आर्टिकल 356 का यूज किया गया है, वो सही है या गलत है। इट इज अंडर जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। इसके बाद देखिएगा नंबर 2, द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट मस्ट बी बेस्ड ऑन रेलेवेंट मटीरियल्स विच इज अल्टीमेटली द बर्डन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इस पॉइंट में यह कहा गया है कि जब भी राष्ट्रपति के द्वारा स्टेट इमरजेंसी इंपोज किया जाएगा किसी राज्य में, whenever the president proclaims state emergency in a particular state, then he has to rely on certain relevant materials before him, ठीक है। उनको रिलाई करना होगा relevant materials के ऊपर। और अगर मान लीजिए कोर्ट में पूछा जाएगा कि आप किस relevant material के ऊपर रिलाई करते हुए आपने इस आर्टिकल को इंपोज किया, आर्टिकल 356 को इंपोज किया आपने, ठीक है, ऑन व्हाट ग्राउंड्स हैव यू प्रोक्लेम्ड स्टेट इमरजेंसी इन अ पर्टिकुलर स्टेट। नाउ टू प्रूव दिस द बर्डन इज ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्लियर। इट इज नॉट ऑन द स्टेट गवर्नमेंट, इट इज ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रूव दैट दे हैव विद देम रेलेवेंट मटीरियल्स एंड बिकॉज ऑफ दैट दे हैव प्रोक्लेम्ड द इमरजेंसी, ठीक है ना। लाइक फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक अ एग्जाम्पल ओवर हियर। लेट्स से दिस इज द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड दिस इज द government of India, Union of India, let's say, ठीक है। Now let's say for example, if they have imposed emergency over here, state emergency in the state of Karnataka, let's say ये जो मैटर है चला जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जब पूछेगी गवर्नमेंट से, किस गवर्नमेंट से, यूनियन गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार से, कि आप किस किस फैक्टर्स के ऊपर आपने रिलाई किया है, क्या क्या आपके पास मटेरियल्स है जिसके ऊपर आपने रिलाई किया और उसके बाद आपने इमरजेंसी इंपोज किया कर्नाटका में, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन का जो आंसर है, ये क्वेश्चन का आंसर कर्नाटका स्टेट को नहीं देना है, ये देना है भारत सरकार को, यानी केंद्र सरकार को, ठीक है। द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑलवेज ऑन दी, द बर्डन टू prove this is always on the central government. They will have to say to the court on what documents they have relied upon. ठीक है, next point, point number 3rd.
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखा हूं यहां पे SLA मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, हिंदी में विधानसभा। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी डिसॉल्व्ड ओनली आफ्टर अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है, यानी अगर वहां पे जो विधानसभा है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, अगर उसे डिसॉल्व करना है तो वो कैसे हो पाएगा? वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश से नहीं होगा, उसके लिए एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, और अगर पार्लियामेंट के द्वारा ये अप्रूव हो जाता है सिंपल मेजॉरिटी से, तो ही वहां का लेजिस्लेचर डिसॉल्व होगा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी स्टेट का जो असेंबली है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं होगा। वो डिसॉल्व कैसे होगा? अगर पार्लियामेंट के द्वारा इस डिसोल्यूशन के लिए अगर कोई रेजोल्यूशन पास किया जाता है जिसे सिंपल मेजॉरिटी से पास किया जाएगा, तो ही वो डिसॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज वो डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये एक सेफगार्ड है स्टेट्स के लिए। इसके बाद देखिए नंबर 4, बिफोर प्रोक्लेमिंग स्टेट इमरजेंसी द सेंटर शुड गिव अ वार्निंग ऑफ अ टाइम पीरियड ऑफ 1 वीक टू रिप्लाई, ठीक है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ये कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि आज केंद्र को लग रहा है कि हाँ हमें इस स्टेट में इमरजेंसी प्रोक्लेम करना है, तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि एसआर बोमाई गाइडलाइंस के हिसाब से ये मना है। क्या कहा गया है केंद्र को, सेंटर को, दैट इफ यू वांट टू प्रोक्लेम इमरजेंसी इन अ पर्टिकुलर स्टेट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू गिव अ वार्निंग ऑफ अ टाइम पीरियड ऑफ 1 वीक टू रिप्लाई। 1 वीक का आपको समय देना होगा उस स्टेट को और उनसे रिप्लाई मांगना होगा। सेंटर को यह बोलना होगा कि हमें आपके स्टेट में स्टेट इमरजेंसी को लागू करना होगा बिकॉज ऑफ जो भी कारण है, ठीक है। उसके बाद राज्य के द्वारा, स्टेट के द्वारा उसके ऊपर रिप्लाई की जाएगी, ठीक है ना। मतलब यहां पे एक समय दिया जाएगा, एक सप्ताह का, 1 वीक का यहां पे एक टाइम पीरियड दिया जाएगा, वार्निंग टाइम पीरियड। कहने का मतलब अगर 1 वीक के अंदर अंदर चीजें ठीक नहीं होती है, देन सेंटर विल बी फोर्स्ड टू इंपोज आर्टिकल 356, ठीक है। तो यहां पे एक समय दिया गया है स्टेट्स को 1 वीक का, जो एक सेफगार्ड है राज्यों के लिए, स्टेट्स के लिए। इसके बाद देखिए नंबर 5 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत बार मिसयूज किया गया है इस ग्राउंड पे। देखिए आर्टिकल 356 कैन नॉट बी प्रोक्लेम्ड इफ देयर इज एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन इन द स्टेट। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन क्या होता है समझिएगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी स्टेट में दंगा हो रहा है, ठीक है, राइट्स हो रहे हैं, क्लियर, कम्युनल क्लैशेस, हिंदूज मुस्लिम्स, इस तरह से अगर कुछ क्लैशेस हैं, तो पहले के टाइम पे क्या होता था ना, इन ग्राउंड्स पे भी आर्टिकल 356 को इम्पोज कर दिया जाता था, ठीक है। आर्टिकल 356 यूज्ड टू बी इम्पोज्ड बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन, क्लियर। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन है बेसिकली ये एक लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन है, ये एक लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन रहता है स्टेट्स में। तो लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन के ऊपर, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन के ग्राउंड पे आर्टिकल 356 को आप इंपोज नहीं कर सकते हैं। द प्रेसिडेंट्स रूल कैन नॉट बी प्रोक्लेम्ड और इम्पोज्ड बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन इन अ पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है। Previously, the central government relied upon this administrative breakdown and imposed the Article 356 in so many states. ठीक है, ये एक मिसयूज किया गया था 356 का, आर्टिकल 356 का, ठीक है। तो एसआर बोमाई गाइडलाइंस में, इस एसआर बोमाई केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये स्पष्ट किया गया है, इट हैज बीन मेड वेरी क्लियर दैट इफ देयर इज एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन इन एनी स्टेट, इफ देयर इज लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन इन एनी स्टेट, Article 356 cannot be imposed in that state because that is not a ground for the imposition of state emergency. ठीक है, स्टेट इमरजेंसी कब लागू होगा? तभी लागू होगा जब वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होगा, तो ही, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, द इम्पोजिशन ऑफ आर्टिकल 356 इज जस्टिफाइड ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर, ठीक है। सिर्फ अगर कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर होगा तो ही आर्टिकल 356 इंपोज हो सकता है स्टेट में, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन के ग्राउंड पे इंपोज नहीं हो सकता है, ठीक है। और हम जब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन के बारे में, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होता है व्हेन द स्टेट इज नॉट बीइंग एबल टू रन एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल
आर्टिकल नंबर 256, 257 जो मैं आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। दैट इज द केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है कि मान लीजिए किसी पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है, नो गवर्नमेंट कैन बी फॉर्म्ड, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन। सो ओनली इन दोज कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर, only in these grounds state emergency can be imposed, and also it can be justified only on these grounds, not on the grounds of administrative failure or administrative breakdown. Last point, if the court upholds the president's rule as unconstitutional, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि प्रेसिडेंट रूल जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, बिकॉज जो इम्पोज किया गया है वो गलत तरह से इम्पोज किया गया है, बिकॉज ऑफ सम मैलिफाइड इंटेंशन इम्पोज किया गया है, कुछ गलत इंटेंशन के साथ इम्पोज किया गया है ना। तो अगर कोर्ट को लगता है कि प्रेसिडेंट्स रूल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसके बाद कोर्ट के पास ये पावर है टू रिस्टोर द डिसमिस्ड गवर्नमेंट एंड ऑल्सो टू रिस्टोर द डिसॉल्व्ड लेजिस्लेचर, यानी जिस गवर्नमेंट को डिसमिस किया गया था उस गवर्नमेंट को वापस रिस्टोर किया जाएगा, एज वेल एज जो लेजिस्लेचर है, जो विधानसभा है जिसे डिसॉल्व किया गया था, उसे भी रिस्टोर किया जाएगा। ये पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। सो प्लीज़ याद रखिएगा, ये एसआर बोमाई गाइडलाइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए और आपको हर पॉइंट याद रखना है फॉर द एग्जाम्स। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं विथ रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 356 यानी प्रेसिडेंट्स रूल। देखिएगा, प्रेसिडेंट्स रूल हैज़ बीन इम्पोज्ड इन मणिपुर फॉर मैक्सिमम टाइम्स। मणिपुर में सबसे अधिक बार इस आर्टिकल को इम्पोज किया गया है, ठीक है। 10 टाइम्स इट हैज़ बीन इम्पोज्ड इन मणिपुर। क्लियर? तो आप देख पा रहे हैं कितना बार इसे मिसयूज किया गया है। छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना आर दी ओनली स्टेट्स वेयर प्रेसिडेंट्स रूल हैज़ नॉट बीन इम्पोज सो फार। कहने का मतलब ये दो राज्यों को छोड़कर हर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है कभी ना कभी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज 2 स्टेट्स प्रेसिडेंट्स रूल हैज बीन इम्पोज्ड इन ऑलमोस्ट, अपार्ट फ्रॉम दीज 2 इम्पोज इन ऑल द स्टेट्स, ठीक है। तो अभी ये 2 स्टेट्स बचे हुए हैं, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना, मे बी बिकॉज दीज आर न्यू स्टेट्स, दैट्स वाई। चलिए थर्ड पॉइंट, इन पंजाब इट हैज बीन इम्पोज्ड फॉर 8 टाइम्स सो फार, टोटलिंग फॉर मोर देन 3000 days, द हाइएस्ट इन एनी स्टेट। पंजाब के बारे में बात करें तो यहां पे सबसे लंबे समय के लिए राष्ट्रपति शासन रहा है, ठीक है, मोर देन 3000 days, है ना, सबसे हाईएस्ट है ये। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट इमरजेंसी यानी राष्ट्रपति शासन। क्लियर? सो इस सेशन में इतना ही। आई होप आप लोग इस लेक्चर को फॉलो किए हैं, and if you have liked the lecture, if you have followed it, please do subscribe. Clear? and बाकी जो भी मैं मतलब हमारी तरफ से जो भी कोर्स लॉन्च किया जा रहा है, लाइव कोर्स है ना, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी के लिए, उसके लिए जो डिस्क्रिप्शन है वो आप नीचे चेक कर सकते हैं इन द डिस्क्रिप्शन। क्लियर? एंड जस्ट टू अगेन रिमाइंड यू, ये लाइव सेशन स्टार्ट होने वाला है 1 जुलाई से। 45 डेज़ का कोर्स होगा ये, ठीक है। और ये मॉर्निंग 8 to 10 ये जो है क्लासेस लाइव रहेगी। क्लियर? सो एनरोल करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए इस कोर्स में जो डिटेल्स हैं, क्लियर, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, सो यू कैन चेक द फैक्ट्स। थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग विथ मी इन दिस सेशन। हैव अ नाइस डे।